नमस्कार, मैं नफ़ीसा बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार एलएलबी सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर लॉ ऑफ क्राइम्स इंडियन पिनल कोड के पिछले लेक्चर में हमने जनरल एक्सप्लेनेशंस अर्थात साधारण स्पष्टीकरण पर बात की। सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 52A तक जो परिभाषाएं दी गई है उनमें से मुख्य परिभाषाओं पर बात करते हुए हम सेक्शन 25 तक चर्चा कर चुके हैं। ई लेक्चर्स की इस सीरीज़ में आज हम शुरू करेंगे सेक्शन 28 से, क्योंकि हम सिर्फ मुख्य परिभाषाओं पर ही बात करेंगे। सेक्शन 28 कूटकरण या काउंटरफीट। सेक्शन 28 में एज पर सेक्शन 28 अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट who causes one thing to resemble another thing, intending by means of that resemblance to practice deception or knowing it to be likely that deception will thereby be practiced। अर्थात सेक्शन 28 में कहा गया है कि जो व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के रिजेंबल इस इंटेंशन से करता है कि वह उस रिजेंबलेंस से डिसेप्शन करे, या फिर यह संभाव्य जानते हुए करता है कि इस प्रकार डिसेप्शन किया जाएगा, वह काउंटरफीट करता है, यह कहा जाता है। सेक्शन 28 में कूटकरण की जो परिभाषा दी गई है, इसी के साथ इसके दो स्पष्टीकरण भी है। सेक्शन 28 में जो ये परिभाषा दी गई है, इसमें कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदृश यानी उसके जैसी करता है और ऐसा करने में उसका इंटेंशन यह होता है कि वह उस सादृश्य से यानी उस रिजेम्बलेंस से क्या करेगा, प्रवंचना करे, या फिर उसको इस बात की नॉलेज है कि इसके द्वारा डिसेप्शन किया जाएगा, तो वह कूटकरण यानी काउंटरफीट के ऑफेंस का दोषी है। यहाँ पे सेक्शन 28 में जो दो स्पष्टीकरण दिए गए हैं, उनमें से पहला स्पष्टीकरण ये कहता है कि कूटकरण यानी काउंटरफीट में नकल ठीक वैसे ही हो, यह आवश्यक नहीं है। यानी जब भी नकल इस सीमा तक मिलती जुलती हो कि उससे डिसेप्शन की जा सके यानी प्रवंचना की जा सके, तो यह बात इम्पोर्टेंट नहीं है कि मूल चीज़ में और उसकी नकल में अंतर है। और यदि आशय अथवा ज्ञान यानी इंटेंशन या नॉलेज वैसा ही हो जैसा कि इस सेक्शन में लिखा गया है, तो एक्यूज काउंटरफीट के लिए लायबल है। वास्तव में डिसेप्शन यानी प्रवंचना की गई है या नहीं, यह बात भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जहाँ पर प्रवंचना किए जाने की कोई संभावना यानी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मूल चीज़ और उसकी जो नकल की गई है दोनों के बीच स्पष्ट अंतर है, तो वहाँ पर यह सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। इस सेक्शन का जो सेकंड एक्सप्लेनेशन यानी जो दूसरा स्पष्टीकरण है, वह प्रिजम्पशन के प्रश्न से संबंधित है, यानी एक उपधारणा से संबंधित है। इसके अनुसार जब किसी एक चीज़ को दूसरे के इतना सदृश कर दिया जाए, यानी एक चीज़ को दूसरे के ऐसा समान बनाया जाए कि जो रिजेम्बलेंस या सादृश्य है उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को प्रवंचित किया जा सकता है, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ डिसेप्शन किया जा सकता है, तो यह प्रिजम्पशन किया जाएगा कि वह व्यक्ति जो ऐसा करता है, ऐसा डिसेप्शन करने के इंटेंशन से करता है, या फिर वह यह जानता था यानी उसे नॉलेज था कि इससे डिसेप्शन किया जाएगा, और इस प्रिजम्पशन को यानी इस उपधारणा को निरस्त करने का भार उस व्यक्ति पर है कि उसका आशय या ज्ञान ऐसा करना नहीं था। यानी यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर होगा जिसने एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा यानी उसके सादृश्य या रिजेंबल बनाया, और इस इंटेंशन से बनाया या संभाव्य जानते हुए बनाया कि उसके द्वारा प्रवंचना की जा सकती है या की जाए। यहाँ कूटकरण यानी काउंटरफीट के लिए जो वस्तुएं होती है उनमें कोई सिक्का हो सकता है, या धातु का एक टुकड़ा हो, या कोई ट्रेडमार्क हो सकता है। इसी तरह से जो कूटकृत सिक्के होते हैं या आम सिक्कों से अधिक, वो जो कूटकृत सिक्के होते हैं वो आम सिक्कों से अधिक कीमती भी हो सकते हैं। या फिर प्रयोग में लाए गए टिकटों को या स्टाम्प्स को इस प्रकार से परिवर्तित करना कि वे प्रयोग में लाए हुए
प्रयोग में न लाए हुए यथार्थ सिक्कों के सदृश प्रतीत हो या फिर स्टाम्प्स की तरह प्रतीत हो, यहाँ पे वो क्या कहलाएगा? काउंटरफीट। काउंटरफीट या सेक्शन 28 में जो मेंशन है, इसके ऊपर एक इम्पोर्टेंट केस लॉ है, के हाशिम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2005। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया था कि सेक्शन 28 के अधीन प्रयुक्त शब्द कूटकरण का अर्थ यह नहीं है कि असल की नकल हूबहू असल की तरह ही हो। इस धारा का स्पष्टीकरण जो दूसरा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके अधीन उस स्थिति में खंडनीय अवधारणा की गई है जहाँ सादृश्य ऐसा है कि ऐतत द्वारा किसी को प्रवंचना हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए, आशय या ज्ञान की अवधारणा की जाएगी। अब बात करते हैं हम सेक्शन 29 की, डॉक्यूमेंट या दस्तावेज। सेक्शन 29 में डॉक्यूमेंट को डिफ़ाइन किया गया है और सेक्शन 29A में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को डिफ़ाइन किया गया है। इस पर सेक्शन 29 the word document denotes any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks, or by more than one of those means intended to be used or which may be used as evidence of that matter। अर्थात दस्तावेज शब्द किसी भी मैटर को डिनोट करता है जिसको किसी पदार्थ पर या तो लेटर्स के द्वारा या फिगर्स के द्वारा या मार्क्स के मीन्स के द्वारा, यानी चिन्हों के साधन के द्वारा, या फिर इनमें से एक से अधिक मीन्स के द्वारा या तो एक्सप्रेस किया गया है या वर्णित किया गया है, जो कि उस विषय के एविडेंस के रूप में उपयोग किए जाने के लिए इंटेंडेड हो या फिर उपयोग किया जा सके। साथ ही इस सेक्शन के अंदर 2 एक्सप्लेनेशंस भी दिए गए हैं और एक इलस्ट्रेशन भी दिया गया है, जो कि इस डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन को समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन यहाँ दी गई है, इसमें किसी भी पदार्थ पर अक्षरों के द्वारा, अंकों के द्वारा या चिन्हों के साधन के द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों के द्वारा कोई विषय अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो और जिसका इंटेंशन उसे एविडेंस के विषय के रूप में उपयोग किया जाना हो या जिसका उपयोग एविडेंस के विषय में किया जा सके, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आएगा। जैसे कि दस्तावेज शब्द में कलम, नक्काशी, छपाई या फिर किसी अन्य प्रकार से कागज़, लकड़ी या अन्य पदार्थों पर आँखों को संबोधित करते हुए शब्दों या उसके समतुल्य अन्य रूप में प्रदर्शित हर वस्तु शामिल है। इसी प्रकार से एक लेख, छपे हुए शब्द, शिलामुद्रित सामग्री, फोटोग्राफ्स, मानचित्र या रेखांक यानी मैप और प्लान, या फिर धातु पत्र यानी मेटल प्लेट, या फिर पत्थर पर कोई भी अभिलेख या व्यंगचित्र, ये सभी क्या हैं? दस्तावेज में आते हैं। और इन सभी को स्पष्ट करने के लिए इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जिसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि कौन सा साधन चुना गया है, यह इम्पोर्टेंट नहीं है, या किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह यानी कि लेटर्स, फिगर्स या मार्क्स बनाए गए हैं, वह भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यह बात कि क्या एविडेंस कोर्ट के लिए इंटेंडेड है या उसका उपयोग कोर्ट में किया जा सकता है या नहीं, यह बात भी इनफैक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। इस सेक्शन का जो सेकंड एक्सप्लेनेशन है, उसके द्वारा एक संकल्पना की गई है। इसके अनुसार वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार जो कुछ भी इन लेटर्स, फिगर्स या फिर मार्क्स से अर्थ निकलता हो, इस धारा के अंतर्गत इनके द्वारा वही अर्थ मान लिया जाएगा, चाहे वास्तव में वे ऐसा अभिव्यक्त ना भी करते हो। जैसा कि इसका सेकंड एक्सप्लेनेशन है, उसके साथ एक इलस्ट्रेशन दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि ए एक बिल ऑफ एक्सचेंज की बैक साइड में, जो कि उसके आदेश के अनुसार देय है, अपना नाम लिख देता है। वाणिज्यिक प्रथा अर्थात मर्केंटाइल यूसेज जो है, उसके अनुसार
व्याख्या करने पर इस एंडोर्समेंट का अर्थ है कि धारक को बिल ऑफ एक्सचेंज का भुगतान कर दिया जाए। तो यहाँ पर ये जो एंडोर्समेंट है वह डॉक्यूमेंट है और इसका अर्थ उसी प्रकार से लगाया जाना चाहिए मानो हस्ताक्षर के ऊपर उसने धारक को भुगतान करो इस प्रकार के शब्द लिखे हों या उसी तरह का प्रभाव रखने वाले कुछ अन्य वर्ड्स लिख दिए हों। सेक्शन 29A इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। द वर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड shall have the meaning assigned to them in clause D of subsection 1 of section 2 of the Information Technology Act 2000। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को सेक्शन 29A में परिभाषित करते हुए कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शब्दों का अर्थ वही होगा जो कि उन्हें IT एक्ट 2000 की सेक्शन 2 की सबसेक्शन 1 के क्लोज टी में समनुदेशित किया गया है। यानी भारतीय दंड संहिता की IPC की जो यह नई सेक्शन है IT एक्ट 2000 के इंसर्ट किए जाने के द्वारा यहाँ पर दी गई है और इस सेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शब्द का वही अर्थ दिया गया है जो कि IT एक्ट की सेक्शन 2 की सबसेक्शन 1 के क्लोज टी में दिया गया है। इस सेक्शन के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से आंकड़े, अभिलेख या आंकड़ों के द्वारा प्रजनित, संचित या प्राप्त की गई कोई भी छाया या ध्वनि अथवा छाया या ध्वनि जो कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजी गई हो अथवा सूक्ष्म फिल्म या कंप्यूटर के द्वारा बनाई गई कोई भी सूक्ष्म स्लिप आदि अभिप्रेत हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी अर्थात मूल्यवान प्रतिभूति की। एज पर सेक्शन 30 द वर्ड्स वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट अ डॉक्यूमेंट विच इज और purports to be a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished or released, or whereby any person acknowledges that he lies under legal liability or has not a certain right। अर्थात मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस दस्तावेज को डिनोट करता है जो कि ऐसी दस्तावेज है या होना तात्पर्य है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार क्रिएट या एक्सटेंड या ट्रांसफ़र या फिर रेस्ट्रिक्ट या फिर एक्सटिंग्विश किया जाए या रिलीज किया जाए या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह एक्नॉलेज करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या सर्टेन लीगल राइट नहीं रखता है। इस प्रकार वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक प्रकार का दस्तावेज है जिसके द्वारा या तो लीगल राइट क्रिएट, एक्सटेंड, ट्रांसफ़र, रेस्ट्रिक्ट या एक्सटिंग्विश किया जाए या रिलीज़ किया जाए या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी लीगल लायबिलिटी की अपनी अधीनता को अस्वीकार करता है या सर्टेन लीगल राइट नहीं रखता है इस बात को एक्नॉलेज करता है। यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं कि जो ऐसी दस्तावेज है या होनी तात्पर्य है किया जाए का प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक डॉक्यूमेंट होने के कारण न केवल किसी लीगल राइट को क्रिएट करता है बल्कि उसे छोड़ भी सकता है और यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट भी हो सकता है जिसके द्वारा किसी विधिक अधिकार की अधीनता को अस्वीकार भी किया जा सकता है या विधिक अधिकार न रखने की बात भी यह कर सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड 2 इम्पोर्टेंट केसेस हैं। पहला केस है ईश्वर लाल वर्सेस स्टेट 1969 का, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकम टैक्स असेसमेंट का जो ऑर्डर होता है वह वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। इसी तरह से डेनियल वर्सेस स्टेट 1985 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूँकि पासपोर्ट अधिकार सृजित करता है इसलिए यह वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। साथ ही इस सेक्शन में एक इलस्ट्रेशन भी दिया गया है जो कहता है कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज की बैक साइड में अपना नाम लिख देता है और इस एंडोर्समेंट का प्रभाव किसी व्यक्ति को जो कि उसका लीगल लॉफुल होल्डर हो जाए अर्थात विधिपूर्ण धारक हो जाए
उस बिल ऑफ एक्सचेंज पर का जो राइट है वह ट्रांसफ़र किया जाना है। तो इसीलिए यह जो एंडोर्समेंट है वह वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है, बाकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।